दोस्तों नमस्कार। सत्ता जब सिस्टम पर कब्जा करने लगे और सिस्टम को सत्ता का हिस्सा इस रूप में बना दिया जाए कि सत्ता और सिस्टम के बीच का फर्क खत्म हो जाए, तो फिर भूल जाइए इंस्टीट्यूशन, भूल जाइए संस्थान, भूल जाइए लोकतांत्रिक परंपराएं और भूल जाइए लोकतांत्रिक मर्यादाएं। क्या सीएजी, क्या चुनाव आयोग, क्या दूसरी संवैधानिक संस्थाएं, कौन ऐसी संस्था है जिसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और कौन ऐसी संस्था है जिसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं बैठक करने की जरूरत, यहाँ तक कि सुनवाई करने की जरूरत ना पड़ी हो। ये आज के दौर में ढूंढने चले तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन जब संस्थाओं की शुचिता खतरे में हो और उसी दौर में जिस संस्था ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया हो, एक को सत्ता की कमान सौंपी तो एक को पार्टी की कमान सौंपी, इन दोनों ही परिस्थितियों को यदि देख ले तो न तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संघ का कंट्रोल बचा और न ही सत्ता के ऊपर संघ के मिजाज का कोई असर दिखा है। लेकिन अब इस सत्ता को 9.5 साल हो चुके हैं। अब इस सत्ता को 9.5 साल पूरे होने के बाद राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निजाम खिसकता जा रहा है। कहीं निजाम खिसक रहा तो कहीं गठबंधन सहयोगी खिसक रहे। किस राज्य की बात की जाए? कर्नाटक 4 लोकसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक का सेंटीमेंट है, सत्ता भी खिसक चुकी है। महाराष्ट्र जनमत और इकबाल दोनों गंवा चुकी है, गठबंधन सहयोगी भी गंवा चुकी है, क्योंकि गुवाहाटी मॉडल और 50 खोके एकदम ओके का कथित नैरेटिव इसने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कहीं का नहीं छोड़ा। बात बिहार की करें तो सत्ता और सहयोगी दल दोनों गंवा चुकी है बीजेपी। बात पंजाब की करें तो सत्ता में तो थी नहीं लेकिन सहयोगी दल भी गंवा चुकी है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में एमसीडी के अंदर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जरूर थी, अब वो गंवा चुकी है। और यदि वोटर्स के मिजाज की करें तो सरकारी कर्मचारियों की सहानुभूति सरकार कब की गंवा चुकी है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जितना कड़ा रुख दिखाई पड़ता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा और लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ बोलते नजर आते हैं और वो बहाल नहीं कर रहे ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों का शहर दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी या दोनों के इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी, ये चुनाव के वक्त तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी, ये मौजूदा निजाम ने करीब करीब तय कर दिया है। और इस दौर में जब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखने की होती है कि किसानों की सहानुभूति कहाँ है। 13 महीने किसान बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर चारों तरफ से घेर कर विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे रहे, और सतपाल मलिक ने जिस तरह का खुलासा किया कि तकरीबन 700 के किसान जब मरे थे, उस दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता ये कहते हुए नजर आए कि मेरे लिए मरे थे क्या। और आज की तारीख में सत्ता इस कदर व्यवस्था पर हावी हो जाए जिससे संघ और भाजपा को भी अपने अस्तित्व की चुनौती दिखाई देने लगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी अल्टरनेटिव की जरूरत पड़ती है। और उस अल्टरनेटिव को तब तक खड़ा नहीं किया जा सकता जब तक उसके पीछे संघ का समर्थन ना हो। लेकिन क्या इस अल्टरनेटिव के खड़े होने का वक्त आ चुका है? लोकसभा चुनाव में झोला उठने या झोला उठवाने की कवायद में संघ और भाजपा ही तो नहीं लगी है। ये सारे सवाल उस दौर में मौजूद हो जाते हैं जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई और ईडी जैसे, कांग्रेस के तंज भरे शब्दों में कहें तो उसको उधार लेकर कहें तो इस तरह के गठबंधन सहयोगियों के अलावा जनमत के बीच बहुत ज़्यादा समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस जन समर्थन की पुष्टि भी होती दिख सकती है कि क्या वाकई बीजेपी के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। और जब जमीन खिसकती जा रही है और खिसकती हुई जमीन के बीच कांग्रेस पार्टी बढ़ तो रही है लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की स्थिति तक जाती हुई नहीं दिख रही है, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को झोला उठने का डर स्वाभाविक रूप से सताना शुरू कर देता है। झोला कैसे उठने का? विपक्ष के द्वारा नहीं, इंडिया गठबंधन के द्वारा नहीं, कांग्रेस के द्वारा नहीं, क्योंकि उनके द्वारा झोला उठे तो शायद कुछ सियासी इकबाल बचा हुआ दिख सकता है। लेकिन अपने लोग यदि झोला उठा दें, अपने बीच से अल्टरनेटिव निकल करके सामने आ जाए, वैकल्पिक नेतृत्व तो अपने बीच से निकल करके सामने आ जाए, तो फिर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उमा भारती का झोला उठा
और सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनी रह गई। उसने 18 सालों में उमा भारती को केदारनाथ के सिवा और एक बार दिल्ली में गंगा कार्य योजना का मंत्रालय देखने के सिवा और कुछ दिया नहीं। वो उमा भारती जो एक दौर में नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ी भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी और हिंदुत्व की पोस्टर बॉय हुआ करती थी, वो उमा भारती, जिन उमा भारती के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नतमस्तक नजर आते थे, वो उमा भारती जिन्होंने कांग्रेस के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री माने जाने वाले दिग्विजय सिंह की सत्ता का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अब जिन 3 नेताओं के सहारे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासी सत्ता को चुनौती मिल सकती है, 6 महीने बीतने दीजिए, लोकसभा चुनाव बीतने दीजिए, यदि परिस्थितियां ऐसी बनी कि नरेंद्र मोदी के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है और नरेंद्र मोदी के साथ सरकार नहीं बनाई जा सकती, विपक्ष में बैठने से बेहतर कोई भी पार्टी किसी भी नेता की पिछलग्गू बने रहना पसंद नहीं करती। ना तो भाजपा पसंद करेगी, ना ही संघ पसंद करेगी, और ना ही मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी को देवताओं का देवता घोषित कर देने वाले और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर के मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले, यानी जिसका निजाम उसके साथ खड़े होने की प्रवृत्ति पर अमल करने वाले जेपी नड्डा भी लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद सियासी मिजाज बदलते हुए नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर कौन है वो 3 नेता जिन 3 नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी चुनावी सफलता और असफलता के बीच में कम से कम मौजूदा नेतृत्व से छुटकारा पाने की आस दिखाई देती है। और मौजूदा नेतृत्व को इन 3 नेताओं से ही क्यों छुटकारा पाने की कवायद में लगी हुई है दिखाई देती है। इस पूरे सवाल की पड़ताल यदि करने चले तो वो 3 नेता मैं एक एक कर आपको बताता हूं। एक नागपुर से आते हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, सड़क बनाने में पूरे देश में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। नरेंद्र मोदी सरकार जिस एक मंत्री की सफलता पर इतरा सकती है वो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी के साथ क्या होगा? नितिन गडकरी का लोकसभा चुनाव का टिकट बचेगा या उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया जाएगा? ये सारे सवाल आज महत्वपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है, जैसी स्थिति में लाकर खड़ा करती है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत किसी से छिपी नहीं है। खाता खोलने की उम्मीद जताई जा रही है तो नितिन गडकरी ही खाता खोल सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी से छुटकारा पाने की कवायद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों दिखाई दे सकते हैं, या क्यों माना जा रहा है कि जिस तरह संसदीय बोर्ड से उन्हें छुट्टी की गई, उनकी छुट्टी की गई, उसके बाद लोकसभा चुनाव के दरमियान टिकट से भी उनकी छुट्टी की जा सकती है। की जाएगी नहीं की जाएगी ये भाजपा तय करेगी, और संघ अंतिम समय में क्या नितिन गडकरी के लिए वीटो लगा देगा ये भी आने वाले समय में देखा जाना है। लेकिन नितिन गडकरी की छवि, नितिन गडकरी की अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ और दूसरे दलों को भी साथ लेकर चलने की अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसी क्षमता, ये मौजूदा निजाम को डरा रही है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं गडकरी संसद में आ गए और भाजपा 200 या 190 या 180 पर रुक गई तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता जा सकती है। नितिन गडकरी के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दल ये शर्तें रखना शुरू कर देंगे कि मौजूदा निजाम को हटाओ, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ये एक बड़ा डर है। नितिन गडकरी के साथ एक दूसरा नाम भी आता है, और वो नाम लखनऊ के सांसद, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह का होता है। राजनाथ सिंह के साथ भी कमोबेश गडकरी वाली परिस्थितियां हैं, लेकिन गडकरी के मुकाबले उनके चांसेस थोड़े स्लिम हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए कम हो जाते हैं कि गडकरी ने कई बार सत्ता में रहते हुए डिसेंट वॉइस को, सत्ता से इतर अपनी आवाज़ को, आम सहमति की सियासत पर चलने वाली अपनी मानसिकता को सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया है। राजनाथ सिंह पूरी तरह चुप्पी लगा गए, लेकिन क्या ये चुप्पी रणनीतिक है? राजनाथ सिंह ने जो चुप्पी लगाई है, इस चुप्पी के पीछे वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं? ये सारे सवाल उस दौर में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि राजनाथ सिंह की कड़ी निंदा का निशाना लोकसभा चुनाव के बाद क्या उनकी पार्टी का मौजूदा नेतृत्व होगा? और कड़ी निंदा यदि वो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की करते हुए नजर आते हैं तो क्या संघ उन्हें इनका इनाम देगा?
ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों पर दिख रहा है कि नागपुर से दिल्ली तक जो हलचल है, झंडेवालान से रेशम बाग तक जो हलचल है, उस हलचल के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ग्रिप अपने हाथ में लेने की जो संघ की छटपटाहट है, उस छटपटाहट को मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी भी महसूस कर रही है। संघ के साथ साथ बीजेपी के दूसरे अनुसांगिक संगठन भी महसूस कर रहे हैं, और समाज के उन वर्गों में, जिन वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सहानुभूति है, न कि नरेंद्र मोदी के लिए सहानुभूति है, वहां भी महसूस की जा रही है। तो एक नाम राजनाथ सिंह का भी आ रहा है। राजनाथ सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी को सामने लाया जाता है तो नरेंद्र मोदी को कंट्रोल किया जा सकता है, नरेंद्र मोदी से मुक्ति पाई जा सकती है। राजनाथ सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि राजनाथ सिंह यदि परिस्थितिवश आगे किए जाते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में आगे किए जाते हैं, तो न सिर्फ नरेंद्र मोदी अमित शाह बल्कि योगी आदित्यनाथ से भी छुटकारा पाया जा सकता है। यानी एक तीर से तीन शिकार राजनाथ सिंह को आगे रखकर बीजेपी कर सकती है यदि लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें घटती हैं तब। अब सवाल उठता है कि आखिर नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह अचानक से इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आंखों की किरकिरी कथित तौर पर ये क्यों बनते जा रहे हैं। इन सवालों के पीछे यदि देखने की कोशिश की जाए तो इस किरकिरी के पीछे आप देखेंगे कि वही परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता नरेंद्र मोदी की आंखों की कथित तौर पर किरकिरी बन गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे, सत्ता के शीर्ष पर उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। और संजय जोशी, वो इतना बड़ा थ्रेट परसेप्शन मौजूदा बीजेपी के नेतृत्व के लिए एक दौर में बने हुए थे कि संजय जोशी कार्यकारिणी में रहेंगे, उस बैठक में उपस्थित होंगे तो अहमदाबाद की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। अहमदाबाद के निजाम पर बैठे हुए उस वक्त के लोग भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचेंगे। तो क्या संजय जोशी भी सक्रिय होंगे? फिलहाल संजय जोशी की चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण नाम इस परिस्थिति में जो सामने आ रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान से छुटकारा पाने की जरूरत बड़ी शिद्दत से नई दिल्ली को महसूस हो रही है, बड़ी शिद्दत से उस तथाकथित गुजरात लॉबी को महसूस हो रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने मुख्यमंत्रियों में से एक है। 18 साल के करीब वो सरकार चला चुके हैं। सत्ता में यदि उनकी वापसी मध्य प्रदेश में नहीं भी होती है तब भी भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरे वो बने रहेंगे। 6 महीने बाद वो लोगों के लिए, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए परिदृश्य से ओझल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान की जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस होने के पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं की जो छटपटाहट है, संघ के थिंक टैंक की जो पूरी की पूरी मानसिकता दिखाई देती है, उस मानसिकता के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता बचाना कहीं उनकी प्राथमिकता में नहीं है। संघ की प्राथमिकता में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बचाना है। संघ की प्राथमिकता में वो परिस्थितियां हैं जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में संघ को लाकर खड़ा कर दिया गया। आज राहुल गांधी के निशाने पर अगर अडानी है तो कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा भी है। वो बार बार सावरकर का नाम लेते हैं, वो बार बार आरएसएस का नाम लेते हैं, और ये परिस्थितियां इतनी अगर विकट हुई है संघ के लिए, तो संघ के लिए इस विकट परिस्थितियों के लिए नरेंद्र मोदी की सत्ता और सत्ता के किए गए कार्य, जिनमें संघ के लोगों का एजेंडा तो लागू होता हुआ दिखा, लेकिन संघ के लोगों की अहमियत जिस सत्ता में दिखाई नहीं दी, और जहां अहमियत दिखाई नहीं दी वहां अहमियत दिखाई नहीं देने के बावजूद सत्ता जाने की सूरत में उसका फल भोगने के लिए संघ के लोगों को आगे आना पड़े, खुद संघ को आगे आना पड़े, यह संघ कतई नहीं चाहता। संघ ये चाहता है कि मोदी शाह की सत्ता जरूर चली जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उदारवादी चेहरा इसके लिए मौजूद रहे जो आज की तारीख में आरोप है, उन आरोपों से संघ को छुटकारा दिला सके। कौन से आरोप है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खासकर अल्पसंख्यकों के बारे में जो छवि बनी है, उसको लेकर संघ को सीधे सीधे भारत और भारत के बाहर निशाना साधा जाता रहा है। दूसरी छवि भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर है। तीसरी छवि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा नेतृत्व की जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग विरोधी छवि बनने को लेकर है। चौथी छवि कॉरपोरेट पूंजीवाद
क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद को प्रश्रय देने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आरएसएस को हिस्सेदार बनना पड़ रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता की चापलूसी करने वाले पूंजीवाद का समर्थन करने से संघ कभी पीछे नहीं हटा। और इसका सबूत आज ही नहीं बल्कि आज से 3-4 दशक पहले भी मिलने शुरू हो गए थे, जब दत्तोपंत ठेंगड़ी के स्वदेशी जागरण मंच को संघ के अंदर बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी। और तवज्जो नहीं मिलने के पीछे जो वजह थी वो वजह यही थी कि स्वदेशी जागरण मंच चलाने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी सत्ता के पूंजीवाद के खिलाफ, सत्ता और कॉरपोरेट के घालमेल के खिलाफ संघ के अंदर भी आवाज उठाते थे। एक बड़ी जमात मौजूद थी, आज भी है, थोड़ी दबी हुई दिखाई देती है, लेकिन ये दबे हुए स्वर कब तक दबे हुए रहेंगे कोई नहीं जानता। और पिछड़ा विरोधी छवि से निजात पाने के लिए, जाति जनगणना और आर्थिक गणना, नीतीश कुमार के मुद्दे से निजात पाने के लिए संघ के लिए शिवराज सिंह चौहान एक बेहद मृदुभाषी, कामयाब और जाना पहचाना ओबीसी चेहरा हो सकते हैं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह डर लग रहा है, मौजूदा निजाम को यह डर लग रहा है बीजेपी के, कि कहीं ना कहीं ये 3 चेहरे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, ये 3 चेहरे कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में सामने आ सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के समझौता उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं, जिसमें क्षेत्रीय दल प्रधानमंत्री का चेहरा तय करने में बड़ी भूमिका निभाए और देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दखल को समाप्त कर दें। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये तय है कि सत्ता यदि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटकती है तो देश का निजाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ से छिटक जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ से भाजपा का निजाम भी छिटक जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती है। लेकिन कम से कम ये उम्मीद तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाल ही सकते हैं कि सत्ता छिटक रही है, लेकिन निजाम हो सकता है कि बना रह जाए। सत्ता में आने की सूरत में, कम सीटों के साथ, गठबंधन के साथ, एनडीए के चेहरे के साथ सत्ता में आने की सूरत में पार्टी के अंदर से दूसरा प्रधानमंत्री यदि शपथ ले लेता है तो वही परिस्थिति हो सकती है जो पार्टी के अंदर से दूसरे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की हो गई, मध्य प्रदेश में उमा भारती की हो गई, गुजरात में केशुभाई पटेल की हो गई, असम में सर्बानंद सोनोवाल की हो गई। और अब बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ते कहीं अगर सत्ता राजस्थान की मिल भी जाती है, एक थोड़ी बहुत उम्मीद राजस्थान में जताई जा रही है, यदि मिल भी जाती है और वसुंधरा नहीं बनती है तो सत्ता में आने के बाद अपनी पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद वसुंधरा राजे की भी संभवता हो सकती है। यही डर दिल्ली में है कि सत्ता में आडवाणीकरण की बुनियाद रखने वाले नेताओं को सत्ता की नियति ऐसी है कि उसमें खुद के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बनने की संभावना यदि बनती जा रही है, तो इस संभावना को खत्म करने के लिए, इस संभावना को पनपने से पहले ही खत्म कर देने के लिए क्या रणनीति हो सकती है? क्या इन्हें लोकसभा चुनाव इनका काट दिया जाए, लोकसभा चुनाव का टिकट काट दिया जाए? क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी में किनारे लगा दिया जाए? और क्या किनारे लगाने के बावजूद क्या इनकी अहमियत कम हो जाएगी? मत भूलिए कि 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को कहा था कि घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बना रहा हूं आपको, और चुनाव के बाद कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। राजनीति में एडजस्टमेंट का मतलब सबको पता है, कहीं गवर्नर बना देना, योजना आयोग, नीति आयोग में बिठा देना, यही सब होता है, कहीं एम्बेसडर बना देना। लेकिन एडजस्टमेंट किस तरह का हुआ? दुखद परिस्थितियों में, बहुत ही दुखद परिस्थितियों में राजीव गांधी चुनाव प्रचार के दरमियान ही असमय इस दुनिया से विदा हो चले। और उसके बाद की परिस्थितियों में जिसके एडजस्टमेंट की बातें चल रही थी, जिन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट तक नहीं दिया गया था, वो 5 साल के लिए इस देश के निजाम के सबसे बड़े हकदार बनकर सामने आए और 5 साल तक उन्होंने इस देश की सत्ता को चलाया। लिहाजा टिकट काट देने से सत्ता में वापसी की संभावना किसी की खत्म हो जाएगी, इस बात को भी दिल्ली दरबार बखूबी समझता है, इस बात को भी गुजरात लॉबी बखूबी समझती है कि यह संभव नहीं है। कहीं से किसी की भी उम्मीद जिंदा रहती है, और उम्मीद कैसे जिंदा रहती है? तो जिसके पीछे संघ हो, जिसके पीछे सत्ता की आदत लग चुकी भारतीय जनता पार्टी हो, जिसे किसी भी सूरत पर सत्ता चाहिए, किसी भी सूरत में
सत्ता की मलाई चाहिए, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उन भाजपा के लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, राजनाथ सिंह हो या कोई और हो, उन्हें बस सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और इस मानसिकता को मौजूदा दौर में बीजेपी का नेतृत्व समझ चुका है। देखते हैं बीजेपी के इन 3 चेहरों के अलावा और कौन से चेहरे इसमें हो सकते हैं, और इन तीनों के साथ अगले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल ट्रीटमेंट यानी राजनीतिक व्यवहार होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।